हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रजत वर्मा एंड आज हम जेई मेंस 25 जैन का मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर जो था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिस्ट्री सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें वो रखा था कि द कंपाउंड विच विल हैव द लोएस्ट रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद OH माइनस। ठीक है, तो बेसिकली इन चारों ऑप्शंस में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किस केस में सबसे स्लो रेट से होगा वो देखना था। सो इस क्वेश्चन में देखिए, Cl जो है यहाँ पर या यहाँ पर चारों ऑप्शंस में वो सब्स्टिट्यूट होता, बट इन चारों में सबसे स्लो रेट से किस केस में होगा, जिसमें NO2, देखिए NO2 जो ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, राइट। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे लगा होता है, ठीक है, लिविंग ग्रुप के, तो वो फिर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अच्छे से देता है, मतलब रेट उसका ज्यादा होगा। तो जहां पर मेटा पोजिशन पे लगा है विच इज इन केस 2, ठीक है, यहाँ पर ये मेटा पे लगा है ना, सो इस केस में स्लोएस्ट रेट होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, करेक्ट। अगर आप बाकी ऑप्शन देखें तो यहाँ पर देखिए NO2 Cl के ऑर्थो पैरा पे लगे हैं, थर्ड वाले ऑप्शन में Cl के पैरा पोजिशन पे लगा है, और फोर्थ केस में भी Cl के ऑर्थो पोजिशन पे लगा है। तो इन चारों में सबसे स्लो रेट में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किस केस में होगा, सेकेंड ऑप्शन में, ठीक है। सो देयरफॉर द आंसर वुड बी 2 इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है कि द करेक्ट ऑर्डर इन aqueous मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स इज। सो करेक्ट ऑर्डर मिथाइल aqueous मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ का क्या होगा, जब मिथाइल लगा होगा, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन होगा। आपको याद होना चाहिए यहाँ पर होता था 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड NH3 aqueous मीडियम में, ठीक है, वेयर R इज मिथाइल, राइट। So in this case, the option would be first, which is correct, right? यहाँ पर ये कैसा है, 2 डिग्री है, this is 1 डिग्री, this is 3 डिग्री and this is ammonia, right? ये तो याद होगा, ये NCERT में भी है। So I hope ये आपका क्वेश्चन सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 जो है, दिस इज बेस्ड ऑन फ्लेम टेस्ट। सो फ्लेम टेस्ट में ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है कि अगर आप फ्लेम टेस्ट को देखते हैं, सो जो पोटेशियम है दैट इज ऑफ वॉयलेट कलर, कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम जो होता है वो ब्रिक रेड देता है कलर, एंड स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड कलर, एंड बैरियम एप्पल ग्रीन। So color imparted to the flame by these elements are written here. So according to this, the correct option would be potassium का violet color, मतलब second option। तो और कैल्शियम का ब्रिक रेड मतलब फर्स्ट ऑप्शन। सो देयर इज ये हो सकता है फर्स्ट वाला, ये इसमें सी में फोर्थ है, सी मतलब स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम में क्रिम्सन रेड होना चाहिए फोर्थ। यस, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन बेसिकली, राइट। सो ये फ्लेम टेस्ट पे क्वेश्चन था। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है, जिसमें बोल रखा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में कौन सी रिएक्शन नहीं होती है ना। सो इफ यू रिमेम्बर, सिलिका जो होता है SiO2, है ना, वो स्लैग बन के निकलता था, तो SiO2 रिएक्ट करता है FeO के साथ और बना लेता है FeSiO3, राइट। सो ये जो रिएक्शन दे रखी है सेकेंड वाले ऑप्शन में, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता। FeO सिलिका को रिमूव किया जाता है FeO को यूज करके। सो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा दैट वुड बी सेकेंड। बेसिकली सेकेंड जो रिएक्शन है वो नहीं होगी एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर
में, राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 35, 25 वॉल्यूम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मीन्स। सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का अगर फॉर्मूला आपको याद हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है मोलारिटी इंटू 11.2, ये बनता था, है ना। सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 25 गिवन है, मोलारिटी को मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकता हूँ इंटू 11.2। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 11.2। मोल्स को अगर मैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखूं तो इसको लिखा जा सकता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेसिकली H2O2 अपॉन 11.2, राइट। इसे अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखिए, अगर फर्स्ट केस में 1 लीटर है तो जो मास आएगा वो कितना आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस मास वुड बी 25 इंटू 1 और H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट 34 डिवाइड बाय 11.2, ठीक है। इसे आप सॉल्व करते हैं अप्रोक्सीमेटली 75 आएगा, तो 75 ग्राम ऑफ H2O2 हो जाएगा। तो बेसिकली 25 वॉल्यूम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मीन 75 ग्राम ऑफ H2O2, ठीक है। सो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन ऑब्वियसली सेकेंड ऑप्शन जिसमें 1 लीटर में 25 ग्राम था या 250 ग्राम, तो गलत हो जाएगा। और यहाँ 100 ml है तो 0.1 लीटर में ऑब्वियसली 25 ग्राम नहीं होंगे, ठीक है। जब 1 लीटर में 75 आ रहा है तो 0.1 में 25 तो नहीं है। So therefore the correct option would be option 1, right? Now नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। बोल रखा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ए एंड ई, है ना। तो देखिए यहाँ पर Br2 दे रखा है, ठीक है। सो इन दिस केस ये जो आपका Me है, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड ये मेटा डायरेक्टिंग होता है NO2। सो ऑब्वियसली Br पॉजिटिव अगर आता है इलेक्ट्रोफाइल तो वो Me के ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर लगेगा, ठीक है। सो ए तो बहुत ही सिंपल था कि अगर आपके पास Me लगा है बेंजीन पर और यहाँ पर पैरा पोजिशन पे NO2 लगा है और Br2 आ रहा है, तो ये चीज बनेगी Me Br NO2, राइट। Me के ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन क्योंकि ऑक्यूपाइड है, NO2 वहां पर है, तो फिर ऑब्वियसली ऑर्थो पोजिशन पे Br लगेगा। नेक्स्ट फिर तो दिस इज ए बेसिकली। इसके बाद SnHCl का रखा है तो ये रिडक्शन है, तो ये ऑब्वियसली NO2 को रिड्यूस कर देगा, बाकी एज इट इज रहेगा। तो Me Br और यहाँ हो जाएगा NH2, राइट। सो दिस इज बी। इसके बाद यहाँ पर NaNO2 HCl कर दिया गया है, 0 डिग्री से 5 डिग्री होता है वो सेल्सियस में। सो ये बेंजीन डाइजोनियम बन जाता था, याद होगा वो। यहाँ पर Me है, ये Br एज इट इज रहेगा, बट ये जो है N2 पॉजिटिव Cl माइनस बन जाएगा, राइट। सो दिस इज C। देन फर्दर यहाँ पर H3PO2 का एडिशन किया, सो N2 पॉजिटिव एंड Cl माइनस विल बी गॉन एंड ये सिंपली ऐसा बन जाएगा। नाउ दिस इज D। इसके बाद फिर ऑक्सीडेशन किया है इन्होंने KMnO4 को यूज करके, KMnO4 और KOH एल्कली मीडियम में, एंड देन H3O प्लस किया है। सो दिस वुड बिकम, तो ये जो मिथाइल है ये ऑक्सीडाइज होता है COH में, है ना, और Br एज इट इज रहेगा। सो दिस इज E। सो अकॉर्डिंग टू दिस A जो है वो हमारा वो ये है और E ये है, सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सेकंड, है ना। सेकेंडरी है आपका ए जो है, यहाँ पर Me के बाजू में Br, फिर NO2, फिर COH के बाजू में Br, राइट। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37।
इसमें बोल रखा है द वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन का जो रेट है, रेट का वेरिएशन है विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। इनमें से कौन से ग्राफ में एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन का जो रेट है वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सही से प्लॉटेड है ना? तो देखिए, जो सबसे पहले तो रिलेशन पता होना चाहिए। सो कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है सबस्ट्रेट की, if concentration of substrate increases, rate of enzyme catalyst reaction increases। ठीक है, so basically directly proportional है, up to लिमिट होता है बेसिकली, है ना, up to a certain point ऐसे लिखना चाहिए। So if you know this relation, then according to this relation, the correct option would be C, है ना? यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ पर भी डिक्रीजिंग है, और यहाँ पर बढ़ के एक पॉइंट तक इंक्रीज कर रहा है, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और यू कैन से फोर्थ, मतलब ग्राफ सी से ही है, ऑप्शन नंबर 4 से ही होगा। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो देख लेते हैं, देन विल डिस्कस कि इसमें कुछ गड़बड़ी भी थी। सो पहले देखिए बोल रखा है कि क्यूबिक सॉलिड है इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। जो एक्स है वो है एक्स आर प्रेजेंट एट ऑन एवरी अल्टरनेट कॉर्नर्स, तो अल्टरनेट कॉर्नर्स पर है एक्स, प्लस बॉडी सेंटर पे भी है, सेंटर ऑफ क्यूब मतलब बॉडी सेंटर पर है। इसका ये मतलब हुआ कि अल्टरनेट कॉर्नर का मतलब है टोटल कॉर्नर 8 होते हैं, और आधों में होगा तो फिर 4 हो जाएगा, और बॉडी सेंटर मतलब 1। ठीक है, बट इनका कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा अगर, सो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 4 इंटू 1/8, है ना, क्योंकि एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 4 पे है तो ये हो जाएगा 0.5, और यहाँ पर तो कंट्रीब्यूशन पूरा पूरा होता है तो ये 1 ही रहेगा। दैट मीन्स एक्स का जो नंबर आएगा वो होगा 1.5। ठीक है, टोटल 1.5 होगा ना। ठीक है, y की बात करते हैं। y कहाँ पर है? y बता रखा है इन्होंने कि y इज एट 1/3 ऑफ द टोटल फेसेस। 1/3 ऑफ द टोटल फेसेस, टोटल फेसेस होते कितने? 6। 1, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, 1/3 ऑफ टोटल फेसेस। इसका ये मतलब हुआ कि 1/3 ऑफ 6 दैट इज 2, और कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1/2 दैट इज 1। सो y बेसिकली आ गया 1। So according to this, answer should be x 1.5 and y 1, जो कि किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। So no option is there, no such option. So according to this solution, it should be bonus, right? आई होप समझ गए, आसान क्वेश्चन था इसमें। बस आपको ये देखना था कि लोकेशंस क्या हैं उन एटम्स की, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, फिर एक्स और वाई का नंबर आ जाएगा, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक, जिसमें से 4 ABCD 4 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, और आपको बताना था कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं
इनका नाम क्या होगा। सो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं देखिए, ये जो 6 मेंबर रिंग वाला है ये ग्लूकोपाइरानोज होगा, और 5 मेंबर रिंग वाला फ्रक्टोफ्यूरेनोज होगा। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर है। और अल्फा और बीटा ये जो होते हैं ये एनोमर्स होते हैं, और अल्फा बेसिकली जो एनोमर होता है वो उसमें सेम साइड पे बल्कि ग्रुप लगे होते हैं, और बीटा में अपोजिट साइड पे लगे होते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, यहाँ पर जो ए ऑप्शन है उसमें आप अगर चेक करो, OH और OH सेम साइड लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3। सो फर्स्ट और सेकंड का जो कार्बन पे जो OH है वो सेम साइड है और HH सेम साइड है, तो ये अल्फा फॉर्म होगा, और ये हो जाएगा अल्फा ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज जो है वो थर्ड वाले ऑप्शन में है ना। सो ए का हो जाएगा थर्ड। बी जो है वो भी ग्लूकोपाइनोज है, बट उसमें OH और OH की पोजीशन अपोजिट है, तो ये बीटा एनोमर होगा, तो बीटा डी ग्लूकोपाइनोज होना चाहिए। और बीटा डी ग्लूकोपाइनोज कौन सा ऑप्शन है, बीटा डी ग्लूकोपाइनोज है फोर्थ वाला, ठीक है। सी सी में देखिए, यहाँ पर OH और CH2OH सेम साइड है, ठीक है। तो बल्कि ग्रुप क्योंकि CH2OH है और यहाँ OH है तो सेम साइड है, तो ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज होना चाहिए। अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज मतलब फर्स्ट वाला, ठीक है। तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। और डी ऑप्शन में जो OH और CH2OH है यहाँ पर, ये दोनों ये अपोजिट साइड हैं, तो इस वजह से बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज होगा। बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज है सेकेंड वाला ऑप्शन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का टू। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। So this was question number 39. Now अगेन क्वेश्चन नंबर 42 में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। कुछ कैटायंस दे रखे हैं और आपको बताना है इनके ग्रुप रिएजेंट्स कौन से होंगे। सो फॉर दिस यू नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट cations and their groups and group reagents. So मैं यहाँ पर cations लिख रहा हूँ, Pb+2, Cu+2, Al+3, Fe+3, Co+2, Ni+2, Ba+2 एंड Ca+2। ये जो कैटायंस हैं ये ग्रुप को बिलोंग करते हैं यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। एंड जो ग्रुप रिएजेंट होते हैं वो होता है यहाँ पर H2S HCl, यहाँ पर NH4OH NH4Cl, यहाँ पर H2S NH4OH एंड यहाँ पर NH4 होल ट्वाइस CO3 एंड NH4OH, ठीक है। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन पता थी तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड ऑप्शन, सिंस ए में यहाँ पर देखिए फर्स्ट बोल रखा है H2S, बी में थर्ड बोल रखा है NH4OH, एंड सी में फोर्थ बोल रखा है H2S NH4OH, एंड बेरियम का बोल रखा है इन्होंने सेकेंड, राइट। सो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशंस विल बी द मोस्ट स्टेबल। सो ये जो कन्फर्मर्स यहाँ पर दे रखे हैं ये बेसिकली देखिए यहाँ पर ये मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, बाकी हर जगह H लगा हुआ है, ठीक है। तो इस ऐसे केसेस में, जनरल केसेस में बेसिकली क्या होता है कि जो एंटी फॉर्म होता है एंड वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में एंटी फॉर्म दिख रहा है मुझे थर्ड ऑप्शन, Me
के अपोजिट साइड Me लगा हुआ है और H H H H सब अपोजिट लगे हुए हैं, तो यहाँ पर रिपल्शन सबसे कम होंगे, मिनिमाइज होंगे, और थर्ड ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, राइट, एंटी फॉर्म ए, राइट। ये तो आसान क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर बोल रखा है सम रिएक्शंस ऑफ NO2 रिलेवेंट टू फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन आर। तो यहाँ पर देखिए जो रिएक्शन है उसमें बोल रखा है NO2 को जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो एक्चुअली होती है NO2 सनलाइट प्रेजेंस में NO और नेसेंट ऑक्सीजन में टूटता है, और नेसेंट ऑक्सीजन में फर्दर अगर हम O2 का एडिशन कर दें तो O3 बन जाएगा, ठीक है। सो ये जो आपका NO है ये Y हो गया, ये X हो गया, O2A हो गया, और ये B हो गया, ठीक है। तो NO2 के सनलाइट प्रेजेंस में देखो, ये रिएक्शन अगर पता है कि NO2 सनलाइट प्रेजेंस में NO और O में टूटता है, तो फिर ऑब्वियसली ऑक्सीजन O2 जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंस में O3 में कन्वर्ट होगा, सो ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी फर्स्ट ऑप्शन, है ना। X है नेसेंट ऑक्सीजन, Y NO, AO2, BO3, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 एटॉमिक स्ट्रक्चर से आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए रेडियस की बात करके, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li+2 इज x, द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Be+3 इज। सो रेडियस का जो रिलेशन होता है दैट इज रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² बाय z, राइट। तो R Li+2 के केस में यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, बिकॉज Li+2 का सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस जो है वो x है ना, और z का वैल्यू Li के लिए होगा 3, ठीक है। एंड रेडियस फॉर Be+3, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू 3 का स्क्वायर अपॉन B का होता है 4, राइट। दोनों का रेशियो ले ले अगर हम, R B+3 डिवाइड बाय R Li+2, so this should be 3 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 2 का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। एंड क्योंकि R Li+2 x था, तो RB+3 बन जाएगा 27/16 x, and the correct option would be 27/16 is third option, right? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई होप समझ में आ गया आपको ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, inert gases have positive electron gain enthalpy, its correct order is। so अगर आपने एनसीईआरटी देखा हो, वहां पर इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कुछ डेटा गिवन है, सो वो आपको रेफर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। फिलहाल जो ऑर्डर आता है इस केस में वो आता है He का सबसे कम, जेनॉन का उसके बाद, फिर क्रिप्टन का, एंड नियॉन का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ रखी होनी चाहिए अच्छे से, है ना। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें बोला क्या, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट बताना है। सो एंटीबायोटिक के केस में एक चीज पता होनी चाहिए कि एंटीबायोटिक kills the growth of microorganisms और बैक्टीरिया, ठीक है। सो यहाँ पर जो
सेकेंड ऑप्शन है उसमें देखिए यहाँ पर शुड प्रमोट लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये चीज गलत है थोड़ी, क्योंकि अपोजिट वे में सही होता है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो ग्रोथ को किल करते हैं, प्रमोट नहीं करते। सो ये इनकरेक्ट है। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस विच आर गिवन 1 3 4 आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंटीबायोटिक, राइट। सो 46 पे चलते हैं। 46 में देखिए कुछ ऑप्शंस में एक सीक्वेंस दे रखा है रीजेंट्स का, जिससे आप पी से क्यू और आर तक पहुंचना है हमें, और इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्शन। तो हमें बेसिकली एक तरह से रिएक्शन कंप्लीट करनी है। सो ऐसे क्वेश्चन में अगर मैं सबस्ट्रेट को लेके चलता हूँ, और सबसे पहले Cr2O3, ये 770 K दे रखा है और 20 ATM दे रखा है। तो ये जो रिएजेंट है ये एरोमेटाइजेशन करता है, ठीक है। एरोमेटाइजेशन के बाद यहाँ पर बन जाएगा टोलुइन, ठीक है। 7 कार्बन थे तो 7 कार्बन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये रिएजेंट एरोमेटाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। देन CrO2Cl2, H3O+, अगर ये यूज किया जाए तो ये बेसिकली इटार्ड रिएक्शन है, और ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा टोल्यून को। इसके बाद NaOH और फर्दर H3O+, ये कैनिजारो करेगा, और अल्टीमेटली विल गेट टू प्रोडक्ट्स। कैनिजारो में आपको याद हो एक ऑक्सीडाइज वाला प्रोडक्ट बनता है, ऑक्सीडेशन वाला, एक रिडक्शन वाला बनता है। तो CHO का ऑक्सीडेशन करके हम COH बना सकते हैं, क्योंकि H3O+ है तो ऑब्वियसली जो PHCO माइनस बना होगा वो PHCOH में कन्वर्ट हो गया होगा, राइट। एंड दूसरा एक अल्कोहल बनेगा CH2OH वाला, है ना। तो these two products would be formed. So यहाँ पर PHCOH है और PH2COH है, तो QR हमें मिल गए इससे। So पहले हमने aromatization किया, फिर retard reaction, फिर Cannizzaro, and then we'll get Q and R from P. So according to this, the correct option would be second, right? चलिए, सो क्वेश्चन 46 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, जिसमें दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं असर्शन रीजन में, और आपको बताना है कि दोनों ऑप्शन सही हैं या कोई एक गलत है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं अगर दोनों सही हैं तो। पहला स्टेटमेंट जो असर्शन में है वो बोल रखा है जो एसिटल और कीटल होते हैं इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम। ये एक्चुअली सही है, बेसिक मीडियम में स्टेबल होंगे। एंड रीजन जो है उसका दे रखा था हाई लिविंग टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन कौन सा होता है? RO-, और RO- की लिविंग टेंडेंसी हाई नहीं हो सकती, वो तो अच्छा बेस होता है, मतलब अनस्टेबल होगा तो ऑब्वियसली लिविंग टेंडेंसी पुअर होगी, राइट। जैसे बोलते हैं कि वीक बेस का जो लिविंग टेंडेंसी है वो अच्छा होता है, तो वी कैन से वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर पुअर लिविंग ग्रुप, राइट। सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है दैट इज फॉल्स। पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है। So according to this, A is true, but R is false. Option 4. Correct? Fine. Now next question 48 पर चलते हैं। इसमें बोला क्या है, compound A reacts with NH4Cl and forms a compound B. Then compound B reacts with H2O and excess of CO2 to form compound C, which on passing through or reaction with saturated NaCl solution forms sodium hydrogen carbonate NaHCO3. देन कंपाउंड ABC आर रिस्पेक्टिवली। तो आपको ये बताना है कि ABC क्या होंगे। तो देखिए कंपाउंड A जो है वो NH4Cl के साथ कंपाउंड B बना रहा है, और कंपाउंड B रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ एक्सेस ऑफ CO2 में टू फॉर्म C। तो अगर मैं यहाँ पर एक CaOH होल ट्वाइस प्लस NH4Cl लिखता हूँ, ये बनता है CaCl2 H2O एंड NH3, एंड NH3
CO2 एंड H2O के साथ अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, एंड अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl के साथ NH4Cl प्लस NaHCO3 बनाता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दीज रिएक्शंस A हमारा हो जाएगा COH होल ट्वाइस, B हो जाएगा अमोनिया, ये भी B, और C हो जाएगा हमारा अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो A B C हमारे आ जाएंगे, COH होल ट्वाइस, अमोनिया एंड बाइकार्बोनेट। ऑप्शन C इज करेक्ट और थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इसे बोला है रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विद व्हाइट फास्फोरस। रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2 एंड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस मतलब P4, इसका रिएक्शन कराते हैं तो PCl3 और SO2 और S2Cl2 बनता है। कंपाउंड A which on hydrolysis gives P, तो हाइड्रोलिसिस अगर हम PCl3 का करें तो हमें H3PO3 मिल जाता है विच इज डाइबेसिक एसिड NaCl। ठीक है, so according to this A would be PCl3 and B would be H3PO3, right? तो ऑप्शन 1 is correct, PCl3 and H3PO3, right? Question number 50, let's move to this. So बोल रखा है in the cumene to phenol preparation, क्यूमीन से जब फिनॉल बनाया जाता है in the presence of air, the intermediate is, जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा होता है? So क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बनता है O2 या एयर की प्रेजेंस में, और मैं इसको ऐसे एरो बना के नीचे बनाता हूँ। And then further PHOH and एसीटोन बनता है। So the intermediate is hydroperoxide, cumin hydrogen peroxide, तो ये ऑप्शन जो है फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, राइट? ये तो बहुत बेसिक, बहुत फेमस सी रिएक्शन है, पता होनी चाहिए। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। तो क्वेश्चन 50 के बाद इंटीजर टाइप सेक्शन भी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 51 में देखिए बोल रखा है इन सल्फर एस्टिमेशन 0.471 gram of an organic compound gave 1.4439 gram of barium sulfate. The percentage of sulfur in the compound is, nearest integer में आंसर करना है, atomic masses given है। So percentage of sulfur जो निकलेगा that would be 32 into x upon 233 into m into 100. X जो है that is basically mass of BaSO4 formed. M is basically mass of organic compound. Okay, so इस फॉर्मूले को यूज करके percentage of sulfur would become 32 into 1.4439 upon 233 into 0.471 into 100, and this will give you approximately 42%. So therefore the answer would be 42. ठीक है, तो ये 42 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का।
And then let's move to question number 52. इसमें बोल रखा था the number of paramagnetic species from the following sorry is so देखिए इसमें जो जितने भी कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं जैसे कि पहला है NiCN4-2 तो सबसे पहले इसमें तरीका क्या है कि Ni+2 सबसे पहले ऑक्सीजन स्टेट चेक करिए मेटल की तो Ni+2 पर वो आएगा राइट दैट मीन्स 3D8 पर होगा या D8 में लिख सकता हूँ और Cn जो है Cn माइनस जो लिगेंड है दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दैट मीन पेयरिंग होगी पेयरिंग अकर्स सो अगर ऐसा है तो आप सोचो कि जो d ऑर्बिटल्स होंगे उनमें 8 इलेक्ट्रॉन थे और पेयरिंग भी हो गई तो मतलब ये जम करके इधर आ गया होगा राइट तो ये कुछ ऐसा बन गया होगा और आगे S और P खाली होंगे ये 3D है ये 4S है ये 4P है ठीक है सो यहाँ पर कोई और ऑब्वियसली Cn माइनस फिर यहाँ से फिल करना स्टार्ट करेंगे तो खैर हाइब्रिडाइजेशन तो DsP2 आ जाएगा बट जब पेयरिंग हो रही है तो वहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा एंड इफ देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सो द कंपाउंड वुड बी डायमैग्नेटिक राइट नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर hence diamagnetic सो इस तरीके से हमें सारे ऑप्शंस को चेक करना था सो इफ यू विल चेक अनदर एग्जांपल व्हिच इज गिवन हियर NiCO4 ठीक है तो अगेन Ni का जो देखिए CO जो होता है ना लिगेंड दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और Ni का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर हो जाएगा 0 तो ये बन जाएगा 3D8 4S2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बेसिकली जैसे हमने यहाँ बनाया था अब S में भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो और पेयरिंग हो रही होगी तो ये भी आ जाएंगे तो बेसिकली यहाँ से फिलिंग स्टार्ट होगी S से है ना आगे तक तो इसमें भी पेयरिंग हो रही है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे सो देयरफॉर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगेन and this indicates diamagnetic तो ये आंसर नहीं होगा ये आंसर नहीं होगा NiCl4 को चेक किया जा सकता है इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ थर्ड में यहाँ पर बना देता हूँ NiCl4-2 तो Ni जो है वो अगेन +2 पर है मतलब 3D8 हो जाएगा और Cl माइनस जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है राइट सो अभी पेयरिंग नहीं होगी नो पेयरिंग अगर पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे अगर हम देखें 3D को बनाकर तो ऐसा रहेगा है ना S और P खाली 3D 4S एंड 4P राइट सो दो इलेक्ट्रॉन है टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स and this indicates paramagnetic ठीक है so this is paramagnetic similarly if you will try to find the unpaired electrons in other cases you will find that in case number 4 there is no unpaired electron because वहां पर strong field ligand है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते फिफ्थ वाले में मिल जाएंगे NH3 एक्चुअली बॉर्डर लाइन है बट यहाँ पर वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा
Cn माइनस अगेन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के बाद भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिल जाएगा, एंड इन केस Fe होल 6+2 यहाँ पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा. सो टोटल आंसर वुड बी 4. You can check other examples in similar manner and you'll get the answer 4, right? Now, let's move to next question. Question number 53 is saying the total number of lone pair of electrons on oxygen atom of ozone. So ozone का structure आप सबको पता होगा. मतलब प्लस माइनस तो होता ही हो, तो पता ही है आपको. सो यहाँ पे देखिए, अगर प्लस लगाए तो ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, राइट? तो प्लस लगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो 1 2 3 4 5 है, ठीक है. इस ऑक्सीजन के पास माइनस लगा है तो टोटल 6 होते हैं, और एक माइनस लगा है तो 7 होने चाहिए. तो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी, एंड इस केस में 6 होने चाहिए, कोई चार्ज ऊपर लगा हुआ नहीं, ठीक है. तो ये बनेगा. लोन पेयर को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल 6 लोन पेयर हैं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 6 लोन पेयर्स. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54. इसमें बोला गया हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैव मेटल आयंस हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन गैस स्टेट. सबके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है आपको. सो सबसे पहले देखिए V+3 दे रखा है, इसका बनता है 3d2, मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2, राइट. Cr+3, इसका बनता है 3d5, तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे, एंड देन यू हैव Fe+2, इसका बनेगा 3d6. एटॉमिक नंबर लिखना है और जितना भी प्लस चार्ज है बाहर से उतने इलेक्ट्रॉन निकाल देने, सिंपल है. और यहाँ पर 6 है तो ये बन जाएगा, राइट. लास्ट में है Ni+3, दिस इज 3d7. एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू n×n+2, बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट होती है, सबको पता है. तो जितना ज्यादा n का वैल्यू होगा उतना ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, राइट. तो पूछा था हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इन गैसेस स्टेट. तो एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है, सॉरी. Cr+3 का 24 होता है, राइट. तो एक्चुअली 4s1 3d5 होता है. I have written it 3d5, it should be 3d3, not 3d5, right. यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, राइट.
Cr का एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो एक्सेप्शनल केस होता है, आपको पता होगा हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं डी ऑर्बिटल में, तो 4s1 3d5 बनता है, राइट। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4s0 हो जाएगा और 3d3 हो जाएगा। तो 3d3 हो गया, तो यहाँ पर 3 आएगा, तो नॉट 5, यहाँ पर 3 होना चाहिए। हाँ, तो पूछा था इन चारों में से किसके पास किसका सेम मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आएगा, तो Cr एंड I+3 इनका सेम आ रहा है। सो ऑप्शन आंसर हो जाएगा 2, राइट। आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। चलो, so next question बोला था liter of buffer solution contains 0.1 mole of each NH3 and NH4Cl on the addition of 0.02 mole of HCl by dissolving gases HCl. The pH of the solution is found to be this. तो हमें basically pH ultimately निकालना है और आंसर कमेंट करना है। So NH4OH H प्लस की प्रेजेंस में NH4 पॉजिटिव और H2 में टूटेगा। के इक्विलिब्रियम होगा इसका KB बाय KW। T इक्वल्स टू 0 पर ये 0.1 है, ये 0.02 बता रखा है उन्होंने, और ये 0.1 है, राइट। 0.1 मोल ऑफ ईच, दिस एंड दिस, एंड 0.02, तो ये तीनों होंगे, और वाटर से लेना देना है ही नहीं कुछ। तो किसी टी डैश पे मैं मान लेता हूँ, किसी टाइम टी डैश पे विच इज नॉट बेसिकली टी इक्विलिब्रियम, तो पूरा ये खत्म हो गया और ये बचा 0.08, और यहाँ 0.12 बचा। हम फॉरवर्ड ले गए पहले, फिर हम टी इक्विलिब्रियम पे बैकवर्ड ले आए, तो 0.12 माइनस एक्स कर दिया, यहाँ पर एक्स हो गया, और यहाँ पर 0.08 प्लस एक्स हो गया। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 0.08 बोल देता हूँ, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 0.12 बोल देता हूँ, कंसीडरिंग की एरर बहुत कम आएगा। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट दैट, बट कम ही आएगा। सो नाउ अगर हम सॉल्व करते हैं इसे, तो के इक्विलिब्रियम बेसिकली KB बाय KW है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0.12 अपॉन 0.08 इंटू एक्स, राइट। और x बेसिकली क्या है, H प्लस का कंसंट्रेशन भी है। बेसिकली मोल्स अगर यहाँ पर, और वॉल्यूम इन्होंने 1 लीटर दे रखा है, लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो बेसिकली x जो है वो H प्लस का कंसंट्रेशन हो गया, राइट। सो यहाँ पर जो वैल्यू अब आएगी x की, वो निकालनी है हमें, तो x इक्वल्स टू 3/2 इंटू KW बाय KB बन जाएगा, राइट। आफ्टर सॉल्विंग you will get pH 9079 into 10 to the power -3. So when you solve it, you'll get the answer. ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा 9079। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली pH को निकालने के लिए माइनस लॉग ऑफ H प्लस लिखा जा सकता है, जो कि आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा गड़बड़ है। उसमें गड़बड़ी ये है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो होता है पाई इक्वल्स टू CRT, ठीक है। और अगर CRT है तो पाई बाय C should be should be equal to RT, where temperature is constant, R is a constant, then this should be a constant graph, right? Slope जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, slope of pi by C versus C curve should be zero, right? Therefore given graph is incorrect.
क्लियर है? अब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ कि पाई बाय सी अगर आर टी के इक्वल है और एक कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि किसी फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है 300 केल्विन पर हो रहा है और आर भी कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए थी, है ना? तो ये ग्राफ ही कुछ गड़बड़ है। आई थिंक वो कुछ और बोलना चाह रहे होंगे और कुछ मिसप्रिंटिंग में भी हो सकता है। सो दिस शुड ऑल्सो बी अ बोनस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए यहाँ पर this is LHE, that means anode, and this is cathode. So anode पर जो रिएक्शन हो रही होगी ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन वाली होगी, तो H2 से H प्लस जा रहा होगा या 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन लिखा जा सकता है, राइट? और कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही होगी वो Fe प्लस 3 से एक इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके Fe प्लस 2 में जा रहा होगा। दो इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एडिंग बोथ द रिएक्शंस यू विल गेट full cell reaction, and that would be 2Fe plus 3 plus H2 gives 2H plus 2Fe plus 2, right? ये मिलेगा आपको। So basically क्योंकि इन्होंने पूछा था if the potential of cell is this the ratio of concentration, तो नर्स्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, और नर्स्ट इक्वेशन होती है E cell equals to E naught cell minus 0.059। यहाँ पर नहीं आ रहा, स्पेस नहीं है, तो मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ 0.059 by n log q, ये बनता है लास्ट इक्वेशन। सो हमें ई सेल पता है 0.771, सॉरी नॉट 712। ई नॉट सेल हम निकाल सकते हैं बिकॉज यहाँ पर ई नॉट दे रखा है कैथोड एनोड का, और n का वैल्यू 2 हो जाएगा। फुल सेल रिएक्शन में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो लॉग क्यू निकाला जा सकता है, राइट? Q की बात करें अगर, तो यहाँ पर Q क्या आ जाएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन टू द पावर 2 into Fe plus 3, Fe plus 2 to the concentration to the power 2 and Fe plus 3 to the power 2। H2 का जो गैस का जो प्रेशर है दैट इज 1, तो उसको 1 ही रहने देते हैं, ठीक है? ई नॉट सेल भी निकाल सकते हैं। ई नॉट सेल आ जाएगा कैथोड माइनस एनोड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना? सो कैथोड, ये जो डेटा गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल की रखा है, कैथोड पर है आपका Fe और एनोड पर ये 0 है, कैथोड पे, तो ये हो जाएगा बेसिकली 0.771 माइनस 0, तो अल्टीमेटली 0.771 वोल्ट हो गया ई नॉट से। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 0.771 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग क्यू। क्यू आपको पता है। सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस, H प्लस का कंसंट्रेशन भी देखो 1 मोलर है, तो ये चीज भी 1 हो जाएगी, है ना? तो अल्टीमेटली जो Q है ना, मैं इसको यहाँ पर Q को सिंपली लिख देता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करके, कि ये वैल्यू इज ऑल्सो 1। तो Q जो है दैट इज बेसिकली Fe प्लस 2 का कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन Fe प्लस 3 के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। सो व्हेन यू सॉल्व इट, बेसिकली Q जो आ जाएगा आपका, वो रेशियो होगा, रेशियो का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर सॉल्व करने पे दिस विल कम अराउंड 10 ऑन सॉल्विंग। मैं इसको इक्वेशन स्टार बोल रहा हूँ। सो यू विल गेट द आंसर 10। फाइन।
इट्स वेरी सिंपल। देखो बस इसमें जो सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा था उससे आप फुल सेल रिएक्शन बना लो, जिससे कि आप क्यू का एक्सप्रेशन बना पाओगे। और सेल का पोटेंशियल दे रखा था तो नॉस्ट इक्वेशन लगा के सेल का पोटेंशियल दे रखा है, ई नॉट सेल आप कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं कैथोड एनोड के। तो फिर बस क्यू निकालना था, नॉस्ट इक्वेशन में एक ही वेरिएबल अननोन है, वो आप निकाल लोगे। बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पर बोल रखा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी द हाफ लाइफ इज 30 मिनट। टी हाफ जो है, टी हाफ इज गिवन 30 मिनट्स। द टाइम टेकन फॉर 75% completion of the reaction is how much? So for first order reaction T half is proportional to, because it is basically independent of the concentration, right? So इसलिए मैंने पावर में 0 लगा दिया। और for 75% completion T would be 2 times T half, 2 times 30, basically 60 minutes। ऐसे भी सोच सकते। देखिए एक तरीका तो है कि हम सीधे सीधे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ, सॉरी, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करें। मैं अल्टरनेटिव मेथड भी बता देता हूँ, और ये थोड़ा सा जो मैंने डायरेक्टली किया है उसको भी बता देता हूँ। सो एक तरीका तो ये है कि आप ए टी इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज़ पावर माइनस के टी यूज करें। ठीक है, इससे सॉल्व करें कि अगर 75% कंप्लीट हुआ है, दैट मीन्स 3/4 कंज्यूम हो गया होगा और 1/4 बचा होगा, तो 80 जो होगा वो A0/4 होगा, और A0 और T3/4 आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, राइट। के का वैल्यू आप टी हाफ से निकाल लोगे। टी हाफ इज बेसिकली ln2/k, राइट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। एक तो तरीका ये जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैं बोल रहा हूँ ये है कि अगर ए से टी हाफ पर जाने पर A/2 बचता है, ठीक है, और फर्दर टी हाफ यूज होगा तो A/4 बचेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर टी हाफ और यहाँ पर टी हाफ सेम ही रहेगा, बिकॉज ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर मान लो ए से A/2 होने में 30 मिनट लग रहे थे, तो A/2 से A/4 होने में भी 30 मिनट ही लगेंगे। ठीक है, और उसका रीजन ये है कि वहां पर जो आपका सब टी हाफ है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी सबस्ट्रेट। ठीक है, इनिशियल रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट अगर डिपेंड करता तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो डायरेक्टली देखा जा सकता था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और टी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है। सो 75% में 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ लग जाएगा। तो बेसिकली यहाँ 30 था, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए 30 × 2, दैट इज 60 मिनट्स। तो आंसर 60 हो जाएगा। और अगर ये आपको नहीं स्ट्राइक करता है उस समय, वैसे करना चाहिए क्योंकि आसान है, तो यू हैव द ट्रेडिशनल तरीका जो जिसमें आप फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द आंसर। थोड़ा कैलकुलेटिव होगा बट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। 59 पर आते हैं। 59 बोल रखा है एन एथलीट इज गिवन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1800 किलो जूल ऑफ एनर्जी। तो 100 ग्राम ग्लूकोज देने पर 1800 किलो जूल एनर्जी मिलती है। द 50% ऑफ दिस एनर्जी गेन इज यूटिलाइज्ड बाय द एथलीट फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एट द इवेंट। तो 50% इसमें स्पोर्ट एक्टिविटीज में जाता है। In order to avoid storage of energy, the weight of extra water he would need to perspire is. So इसमें आप अगर देखें एनर्जी रिलीज्ड, जब एथलीट ग्लूकोज कंज्यूम करेगा तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो 1800 किलो जूल है। एनर्जी यूटिलाइज्ड इन स्पोर्ट्स इज 900 किलो जूल।
excess energy is remaining कितना है basically, तो 1800 minus 900 is 900 kilojoule. Moles of water vaporized using excess energy should be 900 divided by 45. ठीक है, बता रखा है ना एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो एक मोल में 45 किलो जूल एनर्जी लगती है एक मोल को वेपराइज करने में, एक मोल वाटर को वेपराइज करने में। तो ऑब्वियसली 900 डिवाइड बाई 45 करेंगे तो विल गेट नंबर ऑफ मोल्स जो वेपराइज हुए होंगे 900 किलो जूल को लेकर। ठीक है, सो दिस वुड बी 20 मोल्स, राइट। नाउ मास ऑफ वाटर वुड बी 20 into 18, that is 360 ग्राम। आंसर हो जाएगा 360। ठीक है, यहाँ पर आंसर 60, यहाँ पर आंसर 10 आया था हमारा। ठीक है, 360 ग्राम आ जाएगा, राइट। ठीक है, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। इसमें बोल रखा है द डेंसिटी ऑफ अ मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका मोलर मास दे रखा है, इज 1.21। द वॉल्यूम ऑफ इट्स सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन of this 25 ml of 0.24 molar NaOH is आपको वॉल्यूम बताना है। सो मोलैरिटी ऑफ एसिड is given 1.21 किलो केजी पर लीटर, राइट। सो उसको हम मोल में कन्वर्ट करने के लिए 24.2 से डिवाइड कर देते हैं, ये मोल पर लीटर बन जाएगा। ये कुछ 50 आ जाएगा मोल पर लीटर, राइट, मोलैरिटी एसिड का। और एन फैक्टर ऑफ एसिड, क्योंकि मोनोबेसिक है तो 1 हो जाएगा, सिंस मोनोबेसिक। और अगर न्यूट्रलाइज करे तो मिली इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए, NaOH और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ, इसको पहले एक्सपैंड कर लेते हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या हो जाएंगे, एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। एन फैक्टर ऑफ NaOH कितना होता है, 1 होगा, क्योंकि वो बेस है और वो AQH माइनस फर्निश कर सकता है। सो molarity of NaOH is given 0.24 and volume of NaOH is given 25 ml. So milli equivalent of NaOH कितने आ गए, 1 into 0.24 into 25. For complete neutralization, milli equivalent of acid should be equal to milli equivalent of base. So 1 into 50 into volume of acid should be equal to 1 into 0.24 into 25. So यहाँ से जब आप वॉल्यूम ऑफ एसिड कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 6/50 ml और 0.12 ml और 12 into 10⁻⁻2 ml। तो आंसर हो जाएगा 12, क्योंकि यहाँ -2 में आंसर दे रखा था, राइट। क्लियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था स्टोइशियोमेट्री का। सो बस आपको न्यूट्रलाइजेशन कंडीशन लगानी थी और आंसर निकालना था। So I hope this is clear and I hope you enjoyed the session. Finally हमने यहाँ पर जो JEE मेंस 25 जैन का मॉर्निंग शिफ्ट था उसके सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री सेक्शन के कवर कर लिए। एंड अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड विजिट इट अगेन। So thank you so much.